तो कैसे हैं आप सभी? तो आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे जनरल टर्म के बारे में। यह हमारा बाइनोमियल थ्योरम का 4th लेक्चर होगा, ठीक है? इसमें हम लोग देखेंगे कि जनरल टर्म क्या होता है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल क्या होगा। इस दोनों कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से सीखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आप सभी से कहना चाहूँगा कि देखिए, ये चैनल हम सभी का है, ठीक है? तो और हम चाहते हैं कि इस चैनल पे बेस्ट कंटेंट हो, जो मार्केट में सबसे बेस्ट कंटेंट हो, वो इस चैनल पे हो। तो इसके लिए ज़रूरी है आपका फीडबैक। तो आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखें। अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दें, क्या मुझे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहाँ पे दिक्कत हो रही है, ठीक है? जिसे आप बताओगे ना, हम सब मिल के उस पे काम करेंगे और इसका रिजल्ट सच में इतना अच्छा रिजल्ट आएगा ना इसका, कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? स्टार्ट करते हैं जनरल टर्म। तो इससे पहले जनरल टर्म स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा-सा बैक जाएँगे। बैक कहाँ पे जाना है? ठीक है? हमें ये देखना है कि जब हमने बाइनोमियल स्टार्ट किया था, तो x प्लस ए का एक्सपेंशन क्या था? हमारे पास x प्लस ए टू द पावर n का क्या एक्सपेंशन था? तब बोलोगे इसका एक्सपेंशन था nc0 इंटू एक्स टू द पावर n इंटू ए टू द पावर 0 प्लस nc1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू ए टू द पावर 1। मीन्स ग्रेजुअली क्या हो रहा था, x का पावर डिक्रीज कर रहा था और a का पावर इंक्रीज कर रहा था। तो क्या होगा, नेक्स्ट टर्म nc2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 इंटू ए टू द पावर 2। सिमिलरली हमारा जो सेकेंड लास्ट टर्म था वो था nc n माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। और हमारा सबसे लास्ट टर्म जो था आपके पास, वो क्या था आपके पास? एक मिनट, चलो ठीक। और हमारा सबसे लास्ट टर्म था वो था nCn इंटू एक्स टू द पावर क्या था आपके पास? एक्स टू द पावर 0 हाँ, लास्ट टर्म था हमारे पास nCn इंटू एक्स टू द पावर 0 इंटू ए टू द पावर n। ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या था, एक्सपेंशन था। अब इस एक्सपेंशन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। क्या करना है इस एक्सपेंशन में मुझे, मुझे भाई, ठीक है? हाँ, तो इस एक्सपेंशन में देखो, ये आपका फर्स्ट टर्म है। कौन सा टर्म है? फर्स्ट टर्म। ये आपका सेकेंड टर्म है। ये आपका थर्ड टर्म है। टर्म कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ तक जा रहा है? n तक जा रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास है n प्लस 1। तो ये आपका nth टर्म होगा और ये आपका n प्लस 1 टर्म होगा। तो एक्चुअली जनरल टर्म कहने का मतलब क्या हुआ कि हमें लिखना है कि इसका, मान लो कि मैंने पूछा कि यार कि इसका बताओ कि इसका फिफ्थ टर्म क्या होगा, वो लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो हम क्या देख रहे हैं कि जब फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पे ये क्या है, 0 है। सेकेंड टर्म है तो यहाँ पे ये क्या, आपके पास 1 है। थर्ड टर्म है तो यहाँ पे ये आपके पास क्या है, 2। और यहाँ 2 है तो x का पावर उतना ही n माइनस 2 जा रहा है और a का पावर जो यहाँ पे है वहां पे मिल रहा है। तो एक चीज तो समझ में आया कि जब थर्ड टर्म होगा तो यहाँ पे 2 होगा। तो अगर मैं बोलूंगा फिफ्थ टर्म क्या होगा, तो आप बोलोगे फिफ्थ टर्म के लिए यहाँ पे 4 होगा, nc4 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 4 इंटू ए टू द पावर 4। ये होगा ना? तो सिमिलरली मैं बोलता हूँ कि अगर आपसे मैं पूछूं एथ एथ टर्म क्या होगा, तो आप बोलोगे nc7। जब यहाँ 8 है तो यहाँ 7 होगा। तो nc7 इंटू क्या, एक्स टू द पावर n माइनस 7 इंटू ए टू द पावर 7। तो हम क्या कर रहे हैं, 8 को लिख रहे हैं 7 प्लस 1th टर्म, ठीक है?
तो 7 प्लस 1 टर्म में यहाँ पे क्या आ रहा है, NC7 आ रहा है। तो अगर मैं बोलूँगा कि हम इसके R प्लस 1 टर्म देखना चाहते हैं, क्या देखना चाह रहे हैं, R प्लस 1 टर्म, तो TR प्लस 1 टर्म, कोई भी जैसे देखो टर्म जो होता है ना उसको हम डिनोट करते हैं T1 से। T1 कहने का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। T2 कहने का मतलब क्या हो गया, सेकेंड टर्म। Tn कहने का मतलब क्या हो गया, nth टर्म। तो जब मैं बोलूं कि TR प्लस 1 टर्म देखेंगे तो हमारे पास NC क्या आएगा, R आएगा, ठीक है, R प्लस 1 माइनस 1। और x का पावर क्या आएगा, तो जो इस दोनों का डिफरेंस है दैट इज n माइनस R। और a का पावर में कहाँ क्या चल जाएगा, R चल जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल टर्म। क्या बोलते हैं, जनरल टर्म बोलते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, जनरल टर्म हो गया। ये आपका क्या है, जनरल टर्म। ये बहुत ही, कहने का मतलब लग रहा होगा आपका छोटा, लेकिन इस पे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ये आपका जनरल टर्म। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड सेवंथ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं कि x प्लस वाई टू द पावर 6, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमेशा ध्यान देना कि जब भी आपसे सेवंथ टर्म पूछा जाए, ठीक है, तो इससे एक माइनस पुट करना है। मीन्स क्या पुट करना है, 6 पुट करना, r की वैल्यू, ठीक है। तो चलो ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो जनरल टर्म होता है, जनरल टर्म क्या होता है, TR प्लस 1 इक्वल टू NCR इंटू एक्स टू द पावर n माइनस r इंटू ए टू द पावर r। तो यहाँ पे x आपका ये है, a आपका y है, और n आपका क्या है, 6 है। तो हम पुट करते हैं, और हमें क्या चाहिए, सेवंथ टर्म चाहिए। तो r की वैल्यू 6 पुट करेंगे, 6 प्लस 1। तो क्या हो गई, n की वैल्यू 6 इंटू एक्स टू द पावर 6 माइनस 6 इंटू ए टू द पावर 6। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 6 इंटू एक्स टू द पावर 0 इंटू ए टू द पावर 6। 6 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और एक्स टू द पावर 0 1। तो आपका आंसर क्या आ गया, ए टू द पावर 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम सेवंथ टर्म फाइंड करेंगे, और क्वेश्चन हम ले रहे हैं 2x माइनस 3 टू द पावर 9। इसमें हम सेवंथ टर्म फाइंड कर रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। ये अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, 2x माइनस 3 टू द पावर हमने क्या लिया, 9 लिया, हाँ 9 लिया। तो बताओ कि सबसे पहले देखो ये आपका x हो गया, ये पूरा -3 आपका क्या हो गया, a हो गया। क्यों -3, क्योंकि हमने जो जनरल टर्म निकाला ना वो x प्लस a के लिए निकाला। तो क्या हम लिख सकते हैं 2x प्लस -3 होल टू द पावर 9। यस, ये आपका x है, ये आपका a है, ये आपका n है। आपको कौन सा टर्म चाहिए, सेवंथ टर्म। तो r की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे। तो जनरल टर्म क्या होता है, TR प्लस 1 क्या होता है, NCR इंटू एक्स टू द पावर n माइनस r इंटू ए टू द पावर r। तो यहां से हमें जब चाहिए सेवंथ टर्म, तो 6 प्लस 1 इक्वल टू n की वैल्यू हाउ मच, 9, 9c6 इंटू x कितना है आपका, x ध्यान दो, x यहाँ पे 2x है, देन 2x टू द पावर 9 माइनस 6, ठीक है। और a आपका कितना है, -3, तो -3 टू द पावर जो यहाँ पे है वो यहाँ आ जाएगा 6। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 9c6 इंटू
2x टू द पावर हाउ मच 9 माइनस 6 3 और -3 है। तो अगर नेगेटिव नंबर पे पावर इवन हो तो उसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर इवन। तो 3 टू द पावर कितना 6। तो ये आपका कौन सा टर्म हो गया 7th टर्म हो गया। ठीक है, हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें भी हम 7th टर्म ही फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, इसमें हम 6th टर्म फाइंड करेंगे। 6th टर्म, बार बार 7th लेना सही नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन करना पड़ेगा। तो क्या है आपके पास 4x माइनस 1/2√x होल टू द पावर कितना आपके पास 13 है। इसमें हमें 6th टर्म फाइंड करना है। तो सेम आपका ये 4x क्या हो गया आपके पास x हो गया, और ये -1/2√x क्या हो गया a। क्यों -1? अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया ना कि हमने जो जनरल टर्म देखा वो x प्लस a के लिए देखा। ठीक है, तो और ये आपकी वैल्यू किसकी होगी n की वैल्यू होगी। तो जब हमें 6 टर्म फाइंड करना है तो r की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 5 पुट करेंगे। तो हमें पता है कि tr+1 इक्वल टू क्या होता है ncr इंटू एक्स टू द पावर n माइनस आर इंटू ए टू द पावर r। ठीक है, तो आपके पास n की वैल्यू, हमें कौन सा टर्म चाहिए 6 टर्म चाहिए। तो हम क्या पुट करेंगे r की वैल्यू 5, 5 + 1 तभी तो 6 होगा, और n की वैल्यू 13, c r की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये r की वैल्यू है 5 इंटू x कितना है 4x, 4x टू द पावर हाउ मच डिफरेंस 13 माइनस 5 इंटू a कितना आपके पास -1/2√x होल टू द पावर कितना जो यहाँ पे आपके पास है कितना आपके पास 5 है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से आंसर आ जाएगा। हमने क्यों 6 लिया उसके पीछे रीजन क्या, हम आंसर -4 रहे थे इस बात में। ठीक है, तो 13c5 इंटू 4x टू द पावर हाउ मच 13 माइनस 5 कितना कितना होगा 13 माइनस 5 8 इंटू, अब यहाँ पे क्या है आपके पास माइनस है। ठीक है, हम अलग कर लेते हैं -1/2 टू द पावर किसको 5 को। बाकी क्या बचा आपके पास 1/√x टू द पावर 5। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास है 13c5 इंटू 4 टू द पावर 8 कोई दिक्कत नहीं, इंटू एक्स टू द पावर 8 कोई दिक्कत नहीं, और ये माइनस पे पावर ऑड है तो माइनस साइन बाहर आपके पास, और ये क्या हो गया 1/2 टू द पावर 5 कोई दिक्कत नहीं, इंटू 1/√x है। तो √x को क्या हम लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2, बिल्कुल। और अगर 1/√x है तो ये हो गया x टू द पावर -1/2। क्यों? क्योंकि 1/x टू द पावर a क्या होता है x टू द पावर -a। तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे x यहाँ पे आ जाएगा x टू द पावर -1/2 होल टू द पावर 5, और a टू द पावर m टू द पावर n कितना होता है a टू द पावर m इंटू n। ठीक है, तो अगर मान लो कि ये सब चीजें आपको नहीं आती है ना तो आप नोट करके चलो, धीरे धीरे चीजें आ जाएंगी। ठीक है, और आई होप आपको आती ही होगी, नहीं आती तब भी कोई बात नहीं। तो 13c5 इंटू 4 टू द पावर 8, अब 4 टू द पावर 8 को क्या लिख सकते हैं 4 टू द पावर 8 को लिख सकते हैं 4 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 टू द पावर 8, तो 2 टू द पावर 16, तो 2 टू द पावर 16 हो गया, इनटू आपके पास यहाँ पे क्या है 1/2 टू द पावर 5 इंटू एक्स टू द पावर 8, और ये दोनों पावर मल्टीप्लाइड होगा तो x टू द पावर कितना हो जाएगा -5/2। ठीक है, अब और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, देखो सिंप्लीफिकेशन जरूरी है, तभी तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस को मैच करवा पाओगे। तो ये दोनों डिवीजन में पावर को सब्ट्रैक्ट कर दो 2 टू द पावर 11, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में पावर को ऐड कर दो तो 8 प्लस या प्लस -5/2 कितना आ जाएगा आपके पास x टू द पावर 11/2। तो ये आपका आंसर हो गया फाइनली। देखिए जनरल टर्म से हमने कुछ क्वेश्चन अभी किए। ठीक है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखते हैं जनरल टर्म्स में ही। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है,
इस टाइप के भी क्वेश्चंस करने जरूरी है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि अब हमें क्या करना है कि फाइंड द कोफिशिएंट। हमें कुछ दिया होगा टर्म्स का, मान लो कि आपके पास 5x⁸ है, तो हमने पूछ दिया कि x⁸ का कोफिशिएंट क्या होगा। तो उसके लिए भी जनरल टर्म बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्वेश्चन है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x⁸ in the expansion of अब एक्सपेंशन क्या आपके पास x² - 1/x होल टू द पावर 10, ये आपके पास है। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारे पास जो बाइनोमियल है ना, इस बाइनोमियल को हम जनरल टर्म के फॉर्म में लिखेंगे या इसका जनरल टर्म लिखेंगे। तो आपके पास बाइनोमियल क्या है, x² - 1/x टू द पावर 10, ठीक है। तो ये आपका x हो गया, ये आपका a हो गया और ये आपका n हो गया। तो हम इसका जनरल टर्म लिखते हैं। जनरल टर्म क्या होता है, tr+1 इक्वल टू ncr इंटू x⁴ इंटू a⁴ किसमें, x प्लस a⁴n में। तो बताओ कि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 10cr इंटू x क्या है आपका x² टू द पावर हाउ मच 10 - r इंटू a कितना आपका 1/x, तो 1/x टू द पावर r आपके पास आ गया, ठीक है। तो यहां से आपके पास हो जाएगा 10cr, इसको सिंप्लीफाई करो क्योंकि बस x का टर्म है ना, हमें चाहिए x⁸ तो हम क्या करते हैं, इस दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, x के पावर के फॉर्म में। फिर वहां से हम r की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने बोला कि a⁴m⁴n क्या होगा आपके पास, a⁴m इंटू n। तो x⁴ क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 - r इंटू -1 को सेपरेट कर लेते हैं, -1 टू द पावर r इंटू बताओ कि 1/x टू द पावर r है, क्या लिख सकते हैं, x⁻⁻r। तो यहां से आपके पास आ गया -1 टू द पावर r इंटू 10cr इंटू x⁻⁻ कितना 20 - 2r, और ये भी मल्टीप्लीकेशन में तो पावर एड हो जाएगा और -r है तो -r आ जाएगा। तो आपके पास यहां से चला आया -1 टू द पावर r इंटू 10cr इंटू x⁻20 - 3r, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x⁸ का कोफिशिएंट। उसके लिए ये किसके इक्वल होना चाहिए, x⁸ के इक्वल होना चाहिए। तो हम करते हैं, तो x⁻20 - 3r शुड बी इक्वल टू x⁸। तो जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए, इक्वल टू 8। आपके पास क्या आ जाएगा, -3r इक्वल टू 8 - 20 एंड -3r इक्वल टू -12 एंड r इक्वल टू हाउ मच, -12 बाय -3, कितना आ गया, r की वैल्यू 4 आ गई। तो आपका जो कोफिशिएंट हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x⁸, क्या यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, ये पूरा का पूरा टर्म कोफिशिएंट है आपका, कोफिशिएंट है आपका। तो r की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी, 4, तभी ना ये देखिएगा 8 बन जाएगा, 4 3 जा 12, 20 - 12 8। तो आपके पास आ गया -1 टू द पावर 4 इंटू 10c4, यहां से आ गया आपके पास -1 टू द पावर इवन, वो प्लस ही हो जाएगा, तो 10c4, ये फाइनल आपका आंसर है। तो जब भी आपको दिखे कि चलिए ठीक है x⁶ का कोफिशिएंट बताओ या कोई भी x के पावर का कोफिशिएंट बताओ, तो आप पहले जनरल टर्म को सिंप्लीफाई कर लीजिए, पावर को सेम करके वहां से r की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर r की वैल्यू पुट करके वहां से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो देखेंगे, वो देखेंगे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल।
देखो, ये भी आपका सेम ही कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने किया, बस वहां जो वेरिएबल होना चाहिए, अगर मान लो कि वेरिएबल x है तो x का पावर क्या होना चाहिए, 0। तभी तो x का पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। और वो टर्म क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जनरल टर्म फाइंड करना है। ठीक है, और जो वेरिएबल है उसके पावर को 0 के इक्वल करना है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द टर्म, फाइंड द टर्म। ठीक, एक मिनट और, एक चीज और हम डिस्कस करना चाहते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता कि वो कौन सा टर्म है जिसमें x का पावर क्या आएगा, 8 आएगा, तो टर्म अगर आपसे पूछा जाता है तो r की वैल्यू 4 आई है, तो टर्म कौन सा हो जाता, 4 + 1, फिफ्थ टर्म हो जाता है आपके पास। ठीक है, तो यहां पे है फाइंड द टर्म एंड विच टर्म इज independent of x in variable, sorry, in the expansion of, कितनी गर्मी है यार, इन द एक्सपेंशन ऑफ, क्या एक्सपेंशन है आपके पास, √x/3 प्लस 3/2x² होल टू द पावर 10। अब देखो, देखो अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है ना आप सॉल्व कर सकते हो, तो आप बिल्कुल वीडियो को वहीं पे रोकिए और उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद फिर से आइए, देखिए कि आपका सॉल्यूशन कैसा है, आपने कैसे सॉल्व किया, हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और आपको लगता है कि आपका मेथड अच्छा है तो आप अपने मेथड को भी शेयर कर सकते हैं मेरे से। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम जनरल टर्म फाइंड करेंगे। ये आपका x है, ये आपका a है, ये आपका n है। तो हमारे पास क्या होता है कि tr+1 इक्वल टू ncr इंटू x⁻n-r इंटू a⁻r, किसमें आपका x प्लस a⁻n में। तो यहाँ पे बताओ कि n की वैल्यू कितनी है आपके पास, 10 है, तो 10cr, x क्या है आपका, √x/3 होल टू द पावर हाउ मच, 10 - r, और a क्या आपके पास 3/2x² होल टू द पावर हाउ मच, r। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करके x की जो पावर है उसको किसके इक्वल कर देंगे, 0, क्योंकि हमें क्या चाहिए, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए। तो 10cr इंटू √x है। ठीक है, तो √x को क्या लिख सकते हैं, x⁻1/2। ठीक है, और होल टू द पावर कितना आपके पास है, 10 - r, 10 - r इंटू, बताओ यहाँ नीचे 3 है तो 3 के पावर नेगेटिव में आ जाएगा, 3⁻1 एंड होल टू द पावर 10 - r। सिमिलरली यहाँ पे 3 टू द पावर r है, इंटू यहाँ पे 1/2 टू द पावर r मीन्स 2 टू द पावर -1 टू द पावर r। सिमिलरली ये 1/x² है, तो क्या हो जाएगा, x⁻², तो क्या हो जाएगा, x⁻² होल टू द पावर r। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आता है 10cr इंटू x⁻, 1/2 मल्टीप्लाइड होगा तो कितना हो जाएगा, 5 - r/2। ठीक है, तो माइनस है, माइनस जब इससे मल्टीप्लाइड होगा तो 3 टू द पावर r-10। ठीक है, इंटू 3 टू द पावर r इंटू 2 टू द पावर -r इंटू x⁻² -2r। अब जहां जहां x है मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर को ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा आपके पास 10cr इंटू x⁻, 5 - r/2 -2r, 2 एलसीएम ले लो, 10 - r -4r, तो कितना हो जाएगा, 10 - 5r/2। ठीक है,
इंटू 3 यहाँ पे देखो ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 2r माइनस 10 आ जाएगा इंटू 2 - r। ये आपने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमें क्या करना है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए। तो x का पावर क्या होना चाहिए, 0। तो x का पावर 0 तब होगा जब यहाँ पे भी x की पावर 10 - 5r/2 ये भी किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। तो हम क्या करेंगे, 10 - 5r/2 शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ 2 आपका RHS में जाके मल्टीप्लाइड होगा तो 10 - 5r एंड 0 इंटू 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास जो r की वैल्यू आ गई 10 इक्वल टू 5r एंड r इक्वल टू हाउ मच, 2। तो आपका जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x जो होगा, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो वो कौन सा आपके पास है, r की वैल्यू 2 पुट करने पे आएगी। तो r की वैल्यू जब 2 पुट करोगे तो ये x टू द पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स x टू द पावर 0 1। तो बचा क्या आपके पास, 10cr की वैल्यू 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 2 माइनस 10 इंटू 2 टू द पावर -2। तो ये आ गया आपका टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, 10c2 इंटू 3 टू द पावर 4 माइनस 10 इक्वल टू -6 इंटू 3 टू द पावर -2। अब क्वेश्चन मैंने एक और क्वेश्चन इसमें पूछा कि ये कौन सा टर्म है, तो बताओ आपकी r की वैल्यू 2 आई, तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कौन सा हो जाएगा, टर्म कौन सा हो जाएगा, तो 2 प्लस 1th टर्म मीन्स आपका थर्ड जो टर्म होगा वो आपका क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ x है। ठीक है, अब कुछ इसी पे कुछ और क्वेश्चंस हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो कि थोड़ा मिक्स क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जेईई में पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चंस हम लिखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x to the power 4 in the expansion of 1 plus x square plus x cube whole to the power 11। अब बोलो सर ये कौन सी बला है, आपने तो मुझे बस बाइनोमियल पढ़ाया और इसमें तो भाई कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं। ठीक है, ये तो टेट्रानोमियल हो गया या क्वाड्रिनोमियल बोल सकते हो। तो देखो दिखने में ये लग रहा हो कि टेट्रानोमियल या क्वाड्रिनोमियल है, लेकिन हम क्या करेंगे, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ना, आप उसको हमेशा पेयर में लो। क्या हो जाएगा आपके पास, जब हम पेयर में लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, क्योंकि हमने अल्टीमेटली बस बाइनोमियल ही पढ़ा है तो हम चाहेंगे बाइनोमियल के फॉर्म में ही एक्सप्रेस्ड हो। तो क्या हो जाएगा आपके पास, क्या है, 1 प्लस एक्स है। अब देखो ये जो सेकेंड पेयर है इसमें क्या एक्स स्क्वायर कॉमन है, बिल्कुल। तो एक्स स्क्वायर जब हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 11। तो बेसिकली हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज कर लिया। तो फैक्टराइज करके क्या आया, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 11। अगर ए बी टू द पावर m हो तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। तो आपका यहां से आ जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 11 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 11। अब आपको किसका कोफिशिएंट चाहिए, x टू द पावर 4 का। किसका कोफिशिएंट चाहिए, x टू द पावर 4 का। अब बताओ कि अगर हम कोई भी दो मीन्स मान लो कि पॉलिनोमियल है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू मान लो कि ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब मान लो कि हमें चाहिए x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट,
तो हम जब यहाँ 1 देख रहे हैं, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 देख रहे हैं, तो 1 का क्या आपका x टू द पावर 0 है ना, आपका x टू द पावर 0। तो जब यहाँ x टू द पावर 0 है, तो हमें इसमें क्या ढूंढना पड़ेगा, x टू द पावर 4 में। तभी ना दोनों x टू द पावर 0 इंटू x टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड होगा तो x टू द पावर 4 आएगा। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि हमें क्या करना है, तो क्या होगा कि x टू द पावर 4 आएगा। मान लो कि यहाँ x टू द पावर 1 है, तो क्या ढूंढना पड़ेगा, x क्यूब। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाइड होगा और मान लो कि इसका कोफिशिएंट 2 है और इसका कोफिशिएंट 4 है, इसी क्वेश्चन को लेते हैं और इसमें x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट हमें चाहिए। तो एक तो सिचुएशन है कि पूरा आप मल्टीप्लाई करो, लेकिन हम नहीं चाहते हैं वो पूरा मल्टीप्लाई करना, हम चाहते हैं कि सिंपली हम सॉल्व करें। तो हमने जब देखा कि यहाँ x टू द पावर 0 फर्स्ट टर्म, तो यहाँ x टू द पावर 4 है क्या, नहीं है, नेग्लेक्ट करो, इसको आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर लोगे सेकेंड टर्म में, आपके पास x टू द पावर 4 नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपके पास x टू द पावर 1, तो इधर हमें क्या ढूंढना है, x क्यूब ढूंढना है कि अगर मुझे x क्यूब मिल गया ना, तो x टू द पावर 1 इंटू x टू द पावर 3 आपका x टू द पावर 4 हो जाएगा, है क्या, हाँ बिल्कुल है। तो हम क्या करेंगे, x टू द पावर 1 इंटू 2x क्यूब करेंगे। बोलोगे एक ये टर्म आएगा x टू द पावर 4 का, बिल्कुल आएगा। सेकेंड, यहाँ x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर है, हमें x टू द पावर 4 चाहिए, तो x स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा। मीन्स आपको बेसिकली क्या देखना है कि इसका और इसका पावर का सम 4 आ जाए, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाइड होगा, तो x स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर, इसका साइन क्या है, प्लस, और इसका भी प्लस, तो बीच में क्या आएगा, प्लस। अब इसी दोनों टर्म का जो कोफिशिएंट का सम होगा, वही x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट का भी सम होगा। क्या हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी, नहीं। तो यही सेम अप्रोच हमें वहां पे लगाना है। ठीक है, तो हमने देखा कि आपके पास है, एक टर्म है 1 प्लस एक्स टू द पावर 11 और एक टर्म है आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 11। हमें चाहिए क्या, x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट। किसका कोफिशिएंट चाहिए, x टू द पावर 4 का। तो अगर हमें पहले सिचुएशन में x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट लेते हैं, तो सेकेंड में हमें किसका लेना पड़ेगा, x टू द पावर 4 का। एक ये सिचुएशन। अगर हम x टू द पावर 1 का कोफिशिएंट लेते हैं, तो हमें दूसरे में किसको लेना पड़ेगा, आपके पास x टू द पावर 3 का। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे x टू द पावर 2 का कोफिशिएंट लेते हैं, तो सेकेंड में हमें देखना पड़ेगा x टू द पावर 2 का। नेक्स्ट, अगर हम x टू द पावर 3 का कोफिशिएंट लेते हैं, तो सेकेंड में हमें देखना पड़ेगा x टू द पावर 1 का। और लास्ट आपके पास, अगर आप x टू द पावर 4 का फर्स्ट से देख रहे हैं, तो सेकेंड में किसको देखना पड़ेगा, x टू द पावर 0 का। ठीक है, अब इसका अपने नेगेटिव में क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है ही नहीं। अगर ऐसा नेगेटिव का सिचुएशन बनता तो -1 इधर लेते, तो इधर 5 लेते। ठीक है, तो x टू द पावर 0 कौन सा होगा टर्म आपके पास, फर्स्ट टर्म होगा। देखो, तभी ना आपका 11c0 इंटू 1 टू द पावर 11 इंटू x टू द पावर 0, बिल्कुल। तो हमें क्या करना है, बस उसका कोफिशिएंट लेना है, क्योंकि अल्टीमेटली पावर मल्टीप्लाइड होकर x टू द पावर 4 ही आएगा, और बाद में सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो वो सारे टर्म्स ऐड होंगे। देखो, सेम हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, बस शॉर्टकट में कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि अगर आपके पास 2a प्लस 3b इंटू 3b प्लस 6 हो, ए बी का कोफिशिएंट क्या होगा, तो अब बोलेगे ए बी तभी आएगा ना जब ए और बी मल्टीप्लाइड होगा, तो 3 2 या 6, सिंपल। अगर मान लो कि यहाँ पे ए होता, तब ऐसे भी ए बी आने के चांस थे, तो इस दोनों को कोफिशिएंट का सम। ठीक है, तो x टू द पावर 0 आ गया आपके पास 11c0, मींस इसमें 11c0 कोफिशिएंट है, इसमें क्या कोफिशिएंट है, x टू द पावर 4 का। तब बोलोगे सर x टू द पावर 4 तभी आएगा ना जब इस पे पावर 2 आएगा, मींस कौन सा टर्म, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म के लिए r की वैल्यू हाउ मच, 2, तो क्या हो जाएगी आपकी 11c2। नेक्स्ट देखते हैं x टू द पावर 1, तो x टू द पावर 1 यहाँ पे तो सेकेंड टर्म होगा, मींस r की वैल्यू 1, लेकिन क्या कभी भी x टू द पावर 2 है, इस पे पावर करके हम 3 ला सकते हैं,
नहीं, तभी पॉसिबल है जब फ्रैक्शन में हम पुट करें, लेकिन यहाँ फ्रैक्शन का तो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 ही होगा। नेक्स्ट x टू द पावर 2 का कोफिशिएंट, x टू द पावर 2 यहाँ पे कब आएगा आपके पास, जब यहाँ पे क्या हो 2 आए, और ये 2 कब आएगा, जब r की वैल्यू 3 हो। तो मीन्स आपके पास 11c2 r थर्ड टर्म चाहिए तो r की वैल्यू 2 इनटू एक्स स्क्वायर। अब बोलोगे सर एक्स स्क्वायर के लिए तो पावर 1 चाहिए। अब पावर 1 कब आएगा, जब r की वैल्यू कितनी हो आपके पास 2 हो, नॉट 2 मीन्स सेकेंड टर्म हो। सेकेंड टर्म में r की वैल्यू 1, तो आपके पास क्या हो जाएगी 11c1। नेक्स्ट सेम एक्स क्यूब है, लेकिन यहां पावर ऑड है, वो तो आएगा ही नहीं, तो क्यों हम इतना मेहनत करें। नेक्स्ट एक्स टू द पावर 4, तो x टू द पावर 4 के लिए x का पावर क्या होना चाहिए, यहाँ पे 4 होना चाहिए, और ये 4 तभी आएगा जब r की वैल्यू 4 हो। तो 11c4 इंटू यहाँ पे x टू द पावर 0। अब बताओ यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, जो फर्स्ट टर्म होगा जब r की वैल्यू 0 आएगी तो x टू द पावर 0 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगी आपके पास 11c0। तो हमारे पास आ गया ये सारे का सम जो होगा अल्टीमेटली वही आपका क्या होगा, कोफिशिएंट होगा x टू द पावर 4 का। तो 11c0 की वैल्यू 1, 1 इंटू 11c2, 11c2 प्लस 11c2 इंटू 11c1 की वैल्यू 11 प्लस लास्ट आपके पास 11c4 इंटू 11c0 की वैल्यू 1। तो 11c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 इंटू 10/2। देखो अगर आपको निकालना है ना, जल्दी निकालना है, तो नीचे 9 फैक्टोरियल आएगा 11c2 में, तो 9 और से लेकर आगे वाले टर्म को भूल जाओ, बाकी r की जो है वो लिखो, प्लस 11c2। तो क्या हो जाएगा आपके पास सेम 11 इंटू 10/2 इंटू 11 प्लस 11c4। तो 11 इंटू r माइनस होगा 11 में तो 7 आएगा, तो हम क्या करेंगे 8 तक लिखेंगे, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, और अपॉन कितना 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसको सिंप्लीफाई करके सम कर लो, फर्स्ट टर्म आपका 55, नेक्स्ट टर्म आपका 55, 55 कितना आपका 605। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आपके पास हो जाएगा 4 से 2 टाइम्स में, 3 से 3 टाइम्स में, एंड 2 से 5 टाइम्स में। तो आपके पास आ गया 5 3 जा 15 2 जा 30, 330। तो अल्टीमेटली आपका आंसर है 550 31459 639 990। ये आपका फाइनल आंसर है। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन, थोड़ा सा तर्क भरक वाला क्वेश्चन था। आपको अगर समझ नहीं आती एक बार स्लो मोशन में वीडियो को देखिए, और जहां पे थोड़ा सा समझने का ट्राई करो, एट द एंड अपने तरफ से थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ठीक है, तो ये हमारे पास ये इस लेक्चर का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था। अब हम जैसा कि हर लेक्चर में करते हैं, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस देते हैं, जो कॉन्सेप्ट हम बताए होते हैं उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। तो चलिए वो क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो वो क्वेश्चन है आपके पास डीपीपी लेक्चर 4, और ये रहा आपका क्वेश्चन। तो ये आपके पास टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फर्स्ट 6 क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आपके पास लास्ट 4 क्वेश्चंस है, टोटल 10 क्वेश्चंस है। एक बार मैं बता देता हूँ, जैसे कि इस क्वेश्चन में x टू द पावर 13 का आपको चाहिए कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे टोटल आपके पास 3 टर्म्स आ जाएंगे। ये थोड़ा सा सोचना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको जरूर डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, और लास्ट वाला 10 क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के क्वेश्चंस देखो, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है 6 टर्म निकालना, r की वैल्यू 5 पुट करके निकाल लो। x टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट सिंपलीफाई करो इसके जनरल टर्म्स को, फिर निकाल लो। यहाँ पे बोला गया कि 21st एंड 22nd टर्म्स इक्वल है, फाइंड x, x निकालना है। ठीक है, ये निकाल लेना, सॉल्व करना। ये पावर 44 है, ठीक है, 44 है, मैं लिख देता हूँ ठीक से 44।
नेक्स्ट है फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन, दिस इज 2.5 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1। ये भी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये इसमें भी एक थोड़ा सा ट्रिक है। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5, सेम क्वेश्चन जैसा मैंने अभी बताया है। नेक्स्ट, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 20, सेम क्वेश्चंस, थोड़ा सा है, इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करना, फिर सॉल्व करना। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन सॉरी, ये भी इजी क्वेश्चन है। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसमें देखना कि कैसे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आएंगे, इस क्वेश्चंस को मैं तो इस क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा, ये तो नेक्स्ट वीडियो के लिए ये 4 क्वेश्चंस हैं, पहले ये 4 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। ओके, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, बाय।